friends, today we are going to see not for profit concern textbook question number 11. So on your screen you can see one question that old balance sheet is given to you, जिसमें लाइबिलिटी में सिर्फ कैपिटल फंड है, असेट्स में कैश इन हैंड, बिल्डिंग, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स और कंप्यूटर लैबोरेटरी. Okay, apart from that, receipt and payment account is also given and only 3 adjustment are there. So as I told you कि जब भी आप NPO का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सा कंटेंट आप आंसर में नहीं लेने वाले हो. जैसे मैंने हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको सबसे पहला काम यही बोला है कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा उसे आपको नहीं लेना होता है. तो देखिए रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम नहीं लेने वाले हैं. तो सबसे पहले उसे कट कर देते हैं. कैश इन हैंड दैट इज 6,000 एंड कैश एट बैंक 10,000. सेम यही अमाउंट आपको ऊपर बैलेंस शीट में भी दिख रहा है बिकॉज ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए ये रिसिप्ट और पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है. तो वो भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक को मैं कट कर रहा हूँ. ओके, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है. देखो बैलेंस शीट में तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि बिल्डिंग आपका असेट है, फर्नीचर आपका असेट है, लाइब्रेरी बुक्स असेट है, कंप्यूटर लैबोरेटरी असेट्स है. इसके बाद आपको रिसिप्ट और पेमेंट में देखना है, पेमेंट साइड में देखना है कि ऐसा कौन कौन सा कंटेंट है जिसको हम असेट कह सकते हैं. तो पहले उसे क्लासिफाई कर लेते हैं. अगर हम असेट पहचान सके तो असेट छोड़ के जो भी पेमेंट साइड में बचेगा वो सब आपका एक्सपेंडिचर हो गया. तो देखिए मुझे इधर असेट दिख रहा है लाइब्रेरी बुक्स, देन आई कैन सी दूसरा असेट उधर फर्नीचर है, देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. तो ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए जब भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सॉल्व करने लेते हो. स्टेप नंबर 1, डोंट टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट. स्टेप नंबर 2, पेमेंट में जो भी कंटेंट है उसमें से आपको असेट को पहचानना है, उसके सामने ए लिखना है या उसको अलग करना है सो दैट वो असेट के अलावा जो भी पेमेंट साइड में आपको दिख रहा है वो सब आपका एक्सपेंडिचर हो गया. अब इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा, 1 बाय 1 हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे और वो एडजस्टमेंट जिसके बारे में है उसे हम टिक मार्क करेंगे सो दैट जब हम इसका पोस्टिंग करेंगे तब हम उसको इनर कॉलम में लिख सकेंगे. So if I read a first adjustment, that first adjustment is about salary, outstanding salary. So I am going to tick mark this salary in a payment side. Second adjustment is given about outstanding tuition fee. So that मैं tuition fee को tick mark कर रहा हूँ. And my third adjustment is about depreciation, library books or furniture. So I am going to tick mark library books and furniture. तो ये बेसिक 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं. और अब मैं सबसे पहला अकाउंट बनाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. तो पोस्टिंग करते समय मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीवियस बैलेंस शीट में से क्या क्या लेना है. देखो ऑब्वियसली जो भी आपका लाइबिलिटी है असेट से आपको एज इट इज लेना है. तो सबसे पहले लाइबिलिटी से शुरुआत करते हैं. कैपिटल फंड इनर कॉलम 6,43,000. और असेट में देखो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी बुक्स और कंप्यूटर लैबोरेटरी है. इसमें से बिल्डिंग में मुझे नहीं लग रहा है बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है. सो असेट साइड में बिल्डिंग में आउटर कॉलम में लिख दूंगा 4,50,000. But furniture, I can see furniture given in a old balance sheet. Furniture also given in a payment side. And again there is a one adjustment
दैट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू फर्नीचर। इसका मतलब फर्नीचर पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, तो मैं फर्नीचर को असेट में इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। आफ्टर दैट अगेन सेम लाइब्रेरी बुक्स के बारे में भी है। लाइब्रेरी बुक्स गिवन इन अ ओल्ड बैलेंस शीट, अगेन लाइब्रेरी बुक्स गिवन इन अ पेमेंट साइड, एंड वन एडजस्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी बुक्स। सो लाइब्रेरी बुक्स को भी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। एंड कंप्यूटर लैबोरेटरी के बारे में अगेन जैसे बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, वैसे कंप्यूटर लैबोरेटरी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो उसको मैं असेट में आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। सो इन दिस वे प्रीवियस बैलेंस शीट का जो भी कंटेंट था वो मैंने पोस्ट कर दिया। नाउ मूविंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी हम सीरियल से जाते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ट्यूशन फ़ी। सो ट्यूशन फ़ी एज यू नो इनकम में जाएगा, टिक मार्क है, इनर कॉलम में आएगा 90,000। देन टर्म फ़ी को टिक मार्क नहीं है, एडमिशन फ़ीस को टिक मार्क नहीं है, सो दैट मैं उसे सीधा आउटर कॉलम में लिखता हूँ इनकम में। इसके बाद देखो डोनेशन के ब्रैकेट में कैपिटल लिखा है। जरा ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझनी है। व्हेनेवर डोनेशन के सामने ब्रैकेट में कैपिटल लिखा होगा तो वो डोनेशन आपको लाइबिलिटी में लिखना है। इसका मतलब इस डोनेशन से हमें जो पैसा मिला है वो पैसा हम एज अ इनकम ट्रीट नहीं करने वाले, हम उसको फ्यूचर के लिए संभाल के रखने वाले हैं। तो जब भी ब्रैकेट में कैपिटल होगा इट मीन्स दैट अमाउंट इज केप्ड असाइड फॉर फ्यूचर, एंड दैट्स वाई हम उसे लाइबिलिटी में लिखेंगे। आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव 2000, ये सिंपल इनकम है। एंड सी गवर्नमेंट ग्रांट इनटू ब्रैकेट रिवेन्यू। रिवेन्यू लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट अमाउंट एज अ इनकम। हम उस पैसे को इस साल में यूज़ करने वाले हैं, तो वो आपको इनकम में लिखना है। तो ये आज के प्रॉब्लम में ये दो चीज़ें आपको समझ लेनी है कि रिसिप्ट में जो भी आपको दिया है अगर उसके ब्रैकेट में कैपिटल लिखा होगा तो आप वो सीधा लाइबिलिटी में लिखोगे, और अगर उसके ब्रैकेट में रिवेन्यू लिखा होगा तो आप उसको इनकम में पोस्ट करोगे। After that, sundry receipt, that is 11,000. So my receipt side is over. Moving to पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले सैलरी है, सैलरी को टिक मार्क है। तो जैसे मैंने बताया ये चार असेट छोड़ के जो भी पेमेंट साइड में दिख रहा है वो सब मेरा एक्सपेंडिचर है। सो वन बाय वन मैं पहले सैलरी का पोस्टिंग कर रहा हूँ इनर कॉलम में। देन लाइब्रेरी बुक्स, अब ये ज़रा समझ लो ये क्या है। सिर्फ पेमेंट साइड में लाइब्रेरी बुक्स दिया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से आपके पुराने बैलेंस शीट में कुछ लाइब्रेरी बुक्स है, बट इस साल में आपने और लाइब्रेरी बुक्स परचेज किए और वो परचेज किया और उसका आपने पेमेंट किया है। सो इसलिए ये जो 14,000 का लाइब्रेरी बुक्स है वो मेरा असेट है। असेट है कैसे पता चला? देखो बुक्स आपका असेट होता है क्योंकि बुक्स एक बार यूज़ करके ख़त्म नहीं होता। वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इससे नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपके बैलेंस शीट में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में उसे असेट में दिया है, इससे आपको पता चलेगा ये असेट है। सो ऑलरेडी आपके पास 45,000 का लाइब्रेरी बुक्स था और अभी पेमेंट में और 14,000 का लाइब्रेरी बुक्स दिख रहा है। इसका मतलब आपने और 14,000 का लाइब्रेरी बुक्स परचेज किया है। सो लाइब्रेरी बुक्स के नीचे मैं इसका एंट्री कर रहा हूँ 14,000। आफ्टर दैट ऑफिस रेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सो ऑफिस रेंट एज इट इज़ एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद अगेन देखो फर्नीचर के बारे में भी वही हुआ है। आपके पुराने बैलेंस शीट में फर्नीचर 72,000 है, अगेन पेमेंट में फर्नीचर है और वो फर्नीचर 50,000 है। इसका मतलब आपने इस साल और 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है पेमेंट करके। तो जैसे मैंने लाइब्रेरी बुक्स के नीचे एडिशनल परचेज किया हुआ लाइब्रेरी बुक्स नीचे ऐड करके लिखा है, वैसे ही फर्नीचर के नीचे भी मैं लिखूँगा असेट साइड में ऐड परचेज फर्नीचर
50,000। अगेन देखो मैंने इनर कॉलम में लिखा उनको बिकॉज उन पे एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के बाद हम उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। नाउ मूविंग टू रिपेयर, रिपेयर भी हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये जो कैश इन हैंड है एंड कैश एट बैंक है, इनको दोनों को एक साथ मैं लिख देता हूँ 74,800 असेट साइड में। सो इस तरह पुराने बैलेंस शीट का और रिसिप्ट और पेमेंट का जितना भी पोस्टिंग था वो पोस्टिंग मेरा ख़त्म हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, वन बाय वन अब जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट का हम लोग दो इफेक्ट देते हैं और इस प्रॉब्लम को टैली करेंगे। सो मूविंग टू फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये अभी आपको इतने मेरे प्रॉब्लम देखने के बाद पता चल गया होगा कि आउटस्टैंडिंग जिसके भी बारे में आता है उसमें पहले प्लस किया जाता है। तो चलो मैं सैलरी में पहले 9,000 प्लस कर लेता हूँ, आउटर कॉलम में 99,000। और ये मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, किसी का तो सैलरी देना बाकी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गया। सो इसका सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। मूविंग टू सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। जैसे मुझे किसी का तो सैलरी देना बाकी था, वैसे ही ये स्कूल का एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गन, ये एक स्कूल है, तो स्कूल का ट्यूशन फ़ी आना बाकी है। सो किसी का तो पैसा आना बाकी है, वो हमारे लिए एसेट हो गया। और आउटस्टैंडिंग है तो जैसे मैंने अभी बताया आउटस्टैंडिंग हम लोग हमेशा प्लस करेंगे। तो पहले मैं ट्यूशन फ़ी में 15,000 प्लस करता हूँ, आउटर में 1,05,000। और क्योंकि किसी का तो पैसा आना बाकी है तो ये हमारे लिए एसेट हो गया, तो इसका सेकेंड एंट्री एसेट साइड में होगा, ट्यूशन फ़ी 15,000। एंड मूविंग टू लास्ट एडजस्टमेंट, जो ऑलरेडी मैंने आपको फाइनल अकाउंट में भी एक्सप्लेन की है, एनपीओ में भी हमने इससे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बहुत बार देखा है, डेप्रिसिएशन। अब ज़रा देखते हैं, पहला डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स के बारे में है और दूसरा फर्नीचर के बारे में। तो फर्नीचर का देख लो पहले। 72,000 का फर्नीचर था मेरे पास, 50,000 का और परचेस किया। सो 72,000 प्लस 50, 1,22,000 माइनस 10,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,12,000, क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है। सेम लाइब्रेरी बुक्स मेरे पास 45,000 के थे और 14,000 के मैंने लिए, तो हो गए 59,000 लेस डेप्रिसिएशन 9,000। सो आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000। अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है, डेफिनेटली डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो इसका सेकेंड एंट्री हम एक्सपेंडिचर में करेंगे। कंबाइन टू डेप्रिसिएशन 19,000, देखो ब्रैकेट में 10,000 फर्नीचर का है और 9,000 लाइब्रेरी बुक्स का है। इस तरह इस प्रॉब्लम पे जो तीन एडजस्टमेंट थे वो तीनों एडजस्टमेंट भी मैंने कंप्लीट कर दिए। ना वन बाय वन अब मैं निकालता हूँ सरप्लस या डेफिशिट जो भी आएगा। अगर सरप्लस आता है तो मैं कैपिटल में प्लस करूँगा, डेफिशिट आता है तो मैं कैपिटल में से माइनस करूँगा, और हमारा जो भी बैलेंस शीट है वो हम टैली करेंगे। Students, if I see my income and expenditure account carefully, so I can easily say that the income side is heavier than the expenditure. तो पहले मैं इनकम साइड का टोटल कर लेता हूँ। देखो 1,05,000 प्लस 3 1,08,000 प्लस 12 1,20,000 प्लस 2 1,22,000 प्लस 120 2,42,000 एंड 11 2,53,000। सेम 2,53,000 मैं डेबिट में लिखता हूँ। And if I deduct all these amount given in a expenditure column, I will get surplus, and that surplus is rupees 48,800. Friends, if you see your textbook problem, you will see the difference. आपको कुछ अलग दिखेगा आंसर।
बट ये आंसर आप क्रॉस चेक कर लो, दिस आंसर इज़ परफेक्टली राइट, दैट 48,800। अब ये सरप्लस है, तो ये सरप्लस मैं कैपिटल में प्लस करूँगा, सो मेरे लाइबिलिटी में आउटर कॉलम में आ जाएगा 6,91,800। And if I add this 61,000 and 9,000 in 6,91,800, so I will get 7,61,800 tally amount. Let's see यही अमाउंट मेरा असेट साइड में आता है क्या। सी देखो, लास्ट के 3 डिजिट में 800 तो है, अब बाकी टोटल मेरा 7,61,000 आना चाहिए। लेट्स सी, 4,50,000 प्लस लाइब्रेरी बुक्स का 50 तो 5 लाख हो गया, फर्नीचर का 1,12,000 तो 6,12,000 हो गया, 6,12,000 प्लस 60 6,72,000 प्लस 15 6,87,000 एंड प्लस 74, तो पहले 4 ऐड करते हैं 6,91,000, और अगर मैं 70,000 उसमें ऐड करता हूँ देन आई विल गेट 7,61,800। सो इन दिस वे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको टैली करके दे दिया। फ्रेंड्स, आई एम रिसीविंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम माई वेरियस स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेक आउट सम टाइम फॉर यू, और जितने भी प्रॉब्लम है मैं आपको टैली करके दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंट ट्रिक्स एंड ऑल द बेस्ट।